चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो 25 क्वेश्चन था उनको डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस इधर उधर सोर्सेज से मिले हैं। हो सकता है ऑप्शंस इधर उधर हो, या हो सकता है क्वेश्चन में ही कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। तो 25 क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट के आईआईटी जेईई में 2020। इस डेंजरस सिचुएशन में कोरोना से खेलते खेलते लोग जेईई का एग्जाम भी दे रहे हैं, और उसी में ही अपने को भी फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। कोशिश करेंगे कि जेईई मेंस के जितने भी अपने पास एग्जाम्स हो रहे हैं, अगर उसके पेपर हमें मिलते हैं तो हम लोग उसका सोल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड करें, ठीक है। और कहीं पे पहले से ही सोल्यूशन है तो अगर वहां पे कोई करेक्शन है तो उसके साथ तुम्हें बताया जाए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक। चलें तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आया था, विच मेटल इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटोकेमिकल सेल। तो ये क्वेश्चन पहले भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर तुम फोटोकेमिकल सेल की बात करोगे तो नॉर्मली वहां पे ऐसे मेटल को यूज करते हैं जिसका जहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी आसान हो। जैसे सीजियम का साइज बहुत ज्यादा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से इजेक्ट हो जाते हैं। तो सीजियम मेटल का यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, या फोटोकेमिकल सेल सेम ही चीज है। तो आंसर हो जाएगा साफ साफ डी ऑप्शन, सीजियम। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, पहले भी कई बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन तो आसान। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा है। हमसे पूछ रहा है 3 मोल्स ऑफ, क्वेश्चन है 3 moles of oxygen and 5 moles of argon are present in a closed container. Find sum of their internal energy in terms of RT। मतलब RT के टर्म्स में हमें क्या बताना है। R और T तो हम लोग जानते ही हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एक तो इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लोग हमेशा लिखते हैं NCV डेल्टा T। लेकिन अगर तुम्हें किसी गैस के लिए लिखना हो ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NF डेल्टा T होल डिवाइडेड बाई 2। NF ये CV की एक वैल्यू होती है। CV की वैल्यू क्या होती है, इसको अलग से समझा देते हैं। CV की वैल्यू होती है F बाई 2R। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हमारे पास अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए 3 होता है, और अगर डाइएटॉमिक गैस हो, खास करके लीनियर गैस हो, तो उसके लिए होता है 5। ठीक है, डाइएटॉमिक लीनियर गैस के लिए कितना होता है, 5। तो बस एक तो हमारे पास डाइएटॉमिक लीनियर गैस ऑक्सीजन है, और एक हमारे पास है मोनोएटॉमिक आर्गन गैस। तो बस चलो, तो सी की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख दें, क्योंकि हमारे पास इसी का डेटा पता है। तो एन एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2, और ये जो हमारे पास डेल्टा टी है वो उसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा आर, सी की जगह पे क्या लिखना होगा, F बाई 2R और इंटू टेम्परेचर। ये हो जाएगा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। तो दो लोग हैं, तो हमारे पास दोनों के लिए अलग अलग लिख लो, फॉर्मूले लिख लो, और नेट में इन दोनों को ऐड कर देना। तो पहले के लिए 3 मोल है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5/2 RT, प्लस जो हमारे पास आर्गन गैस है वो उसके मोल कितने हैं, 5। तो 5 × R, मतलब उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 RT। तो अल्टीमेटली कितना होगा 15, और ये 15/2 तो अल्टीमेटली वो सब ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, नेट में ये हाफ हाफ करके है ना, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 15 RT। सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड के क्वेश्चन था, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज इन जनरल तो हम लोग NCV डेल्टा टी जैसा ही देखना चाहते हैं, लेकिन इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NRF/T/2, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। जहाँ पे बस सिंपल CV की वैल्यू रखा गया है, FR/2 भी लिख सकते हैं, जहाँ पे F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसका, गैस का। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोला जा रहा है, among the following properties which property trend in magnitude is different from other। मतलब साइन वाइन से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें बस सिंपल ध्यान रखना है कौन सी चीज बढ़ती घटती। तो एक सस्ता सा पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं। सस्ता सा पीरियोडिक टेबल, हाँ ऐसा एक टब जैसा। अब एटॉमिक रेडियस, अगर हम अलोंग द पीरियड, पीरियड के अलोंग चलने की बात किया है उन्होंने, तो जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो पक्का पता चलता है कि जो एटॉमिक रेडियस है
वो डिक्रीज करता चला जाता है। न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ते जाते हैं तो इन जनरल अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता चला जाता है। हाँ देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे जैसे आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। सी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हाँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बढ़ता है। अब तुम सोडियम को इलेक्ट्रॉन दोगे वो लेगा ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे क्लोरीन से पूछो तुम इलेक्ट्रॉन लोगे तो हाँ वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी लिबरेट करता है। और एक्चुअली में वो नेगेटिव में होता है, लेकिन उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैग्नीट्यूड में ही कंपेयर करना, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बढ़ता है। तो इसी से ही आंसर हो गया कि ये दोनों बढ़ रहे हैं ये घट रहा है, तो विच वन इज ऑड, फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, तो ये पार्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी भी जैसे जैसे आगे जाते हैं बढ़ता जाता है। आयंस बना पाना बहुत टफ हो जाता है कि मतलब अगर तुम किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, क्योंकि वही एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं न्यूक्लियस में, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत टफ है, आयनाइज करा पाना बहुत टफ है। तो आगे जाते हैं तो ये भी बढ़ता चला जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो क्या चीज है जो डिफरेंट हो गया, ऑड हो गया, वो हो गया एटॉमिक रेडियस। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अक्सर देखा गया है कि जो सरफेस केमिस्ट्री है ना वहां पे जो क्वेश्चन होता है वो अक्सर बेस्ड रहता है इसी x/m और प्रेशर के ग्राफ के ऊपर। एब्जॉर्प्शन जो हमारे पास एक ग्राफ होता है एब्जॉर्प्शन का, जहाँ पे x/m इक्वल्स टू k प्रेशर होल टू द पावर 1/n, एक सिंपल से फॉर्मूले से इसी के ऊपर आता है कि कैसे कैसे प्रेशर अप्लाई करोगे तो कैसे कैसे कितना ज्यादा गैस उस सरफेस पे कितनी ज्यादा वो गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी या वो सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो जाएगा, उसी के ऊपर अक्सर ये क्वेश्चन आता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर, जिसको फ्रेंडलिक इक्वेशन करके भी बोल देते हैं या फ्रेंडलिक आइसोथर्म भी बोल देते हैं। तो इसी के ऊपर है, उन्होंने log x/m वर्सेस log p का ग्राफ बनाया, तो दोनों तरफ log ले लो, तो ये हो जाएगा log x/m इक्वल्स टू 1/n log ऑफ p प्लस log ऑफ k। तो अगर स्लोप की बात करोगे तो ये हो जाएगा स्लोप, तो स्लोप हो जाएगा हमारे पास 1/n, और ये 1/n की वैल्यू वहां पे कितना दिया है स्लोप 2, और log ऑफ k y एक्सिस इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वही होगा log ऑफ k, वो कितना दिया है log ऑफ k इक्वल्स टू 0.477। उन्होंने एक थोड़ी हेल्प भी कर दी है कि जो 0.477 है वो log 3 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से k पता चल जाएगा 3, और n की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो या 1/n ही रहने दो, 1/n कितना हो गया 2। हमसे पूछा क्या है फाइंड x/m एट प्रेशर 4, तो हमसे x/m पूछा है, जब प्रेशर होगा 4 तो तुम्हें k और n पता करना था, तो तुम्हें देखो k भी पता चल गया और 1/n भी पता चल गया, तो तुम बड़े आराम से बता सकते हैं x/m इक्वल्स टू k की वैल्यू कितना है अपने पास, k की वैल्यू है 3, और प्रेशर की वैल्यू कितनी है 4 पावर 1/n, तो क्या 1/n की वैल्यू उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/n की जगह पे 2, तो इस पूरे की जगह पे 2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 बोले तो 48। तो आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। बहुत सारी जगहों पे तुम देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है ए पार्ट, लेकिन साफ साफ ए पार्ट आंसर नहीं होगा, अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान से सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा 48। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, इफ a compound AB4 is polar covalent then its possible geometries। जो अपने यहाँ क्लास 11th में बच्चे हैं उनको भी ये क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान लगना चाहिए। AB4 है, वो उसने बोला है कि ये पोलर है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, इसका जीरो नहीं होगा। तो पक्का AB4 है मतलब 4 सिग्मा तो पक्का होगा। लोन पेयर एक बार तुम जीरो लोन पेयर का केस मान सकते हो, 4 सिग्मा में और क्या हो सकता है 4 सिग्मा 1 लोन पेयर हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 सिग्मा 2 लोन पेयर हो सकता है। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर से टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल मतलब सारे 109 डिग्री 28 मिनट पे लगे होंगे सब, और अगर सेम एंगल पे सेम वेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो नेट में इसका रिजल्टेंट कितना हो जाता है जीरो, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल तो हो ही नहीं सकता, तो बी पार्ट तो पक्का नहीं होगा। अब 4 सिग्मा 1 लोन पेयर वो होता है सी सौ, जिसमें से ये एक्चुअली में कहाँ होगा, ये तुम्हारी जिधर तुम देख रहे हैं ना वीडियो, तुम्हारी तरफ एक लाइन बाहर आ रही होगी, ये लाइन अगर बाहर आ रहा है तुम्हारी तरफ तो ये लाइन पीछे जा रहा होगा, और जो जिस स्क्रीन में तुम देख रहे हो वहां पे ही हमारे पास एक लोन पेयर पड़े होंगे और ये बेंड जैसा होगा, तो ये होता है सी सौ।
4 सिग्मा 1 लोन पेयर करके ही है ये। अब अगर तुम यहाँ से देखो ये दो वेक्टर अगर कैंसिल हो भी गए तो ये बेंट है और बेंट वेक्टर कभी कैंसिल नहीं होते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मिलेगा, मॉलिक्यूल ऑलवेज पोलर होता है सीसॉ, तो पक्का सीसॉ हो जाएगा आंसर क्योंकि उन्होंने बोला ही यही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB4 पोलर और कोवेलेंट है तो पक्का यही होगा सीसॉ। अगला देख लेते हैं, अगर ये भी केस देख लो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, वो तो स्क्वायर प्लेनर होगा। तो अगर स्क्वायर प्लेनर हुआ, सेंट्रल एटम के पास 4 4 बी लगे हैं स्क्वायर प्लेनर में, तो वो एक दूसरे के वेक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ बचेगा क्या, नहीं, ये भी नॉन पोलर पोलर हो जाएगा, तो पक्का आंसर हो जाएगा सीसॉ। ठीक है, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर सी पार्ट है। अब अगला क्वेश्चन है, अभी अभी तुम्हें ओजोन लेयर के बारे में बताया गया था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, उसके ऊपर का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज इनकरेक्ट, ओजोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला बोल रहा है कि जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट यूवी रेज, हाँ ये ज्ञान तुम्हें दिया गया है कि जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और ऊपर से जो सनलाइट से यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, जिनका वेवलेंथ बहुत कम होता है, जो बहुत डेंजरस होती हैं, उनमें से 99.5% क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ ही यूवी रेज अर्थ सरफेस पे आ पाती हैं जो हमें प्रॉब्लम से बचाती हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्ट हमारे स्किन पे आके गिरेंगी हमें जला के राख कर सकती हैं। तो ए पार्ट तो बिल्कुल सही है, उन्होंने पूछा गलत क्या होगा। इट इज टॉक्सिक लेयर, जी हाँ, ओजोन का जो स्मेल होता है ना वो बहुत गंदा सा स्मेल होता है, रॉटन फिश, तुम उसको जा करके सूंघ नहीं सकते, बहुत ही गंदा सा स्मेल होता है, टॉक्सिक होता है। और इट कन्वर्ट्स NO इनटू NO2, हाँ एक्चुअली में जो हमारे पास NO है उसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो NO एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे तो NO प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अल्टीमेटली ये समझो कि जो हमारे पास ओजोन तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं अगर मैं ऐसे ना समझाऊं तो, ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NO से रिएक्शन कराओगे NO को ऑक्सीडाइज कर देता है NO2 में, खुद रिड्यूस हो जाता है O2 में। रियल में ये सब प्रोसेस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, सेकेंड पार्ट करेक्ट बोला जाए। अच्छा, अब अगर तुम्हें मान लो सी वाला ऑप्शन नहीं पता है, ऐसे तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन मान लो तुम्हें सी ऑप्शन अगर नहीं पता होता तब भी हम उसको बता सकते थे, कैसे, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्या बिल्कुल फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है, इतना गंदा सा ऑप्शन दिया गया है जेई में, हमसे बोला जा रहा है, ध्यान से देखें, ओजोन एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर, यहां पर भी तो वही लिखा है, इट एक्ट एज सील्ड टू आवर एटमॉस्फेयर, हाँ अपने एटमॉस्फेयर के लिए एक सील्ड जैसा ही तो काम कर रहा है, वहां से यूवी रेज को आने नहीं दे रहा है, तो ये तो करेक्ट है। तो और टॉक्सिक है वो तो है ही, तो ए बी और डी गल सही है, तो पक्का सी पार्ट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट अपने आप आंसर हो जाएगा। अगर सी पार्ट को समझाया जाए तो और देख लेते हैं सी पार्ट, वहां पे हमें क्या बोला है सी पार्ट में, एक मिनट, आओ सी पार्ट को देखते हैं, थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा अपने को। इट कन्वर्ट्स Cl फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू क्लोरीन डाइऑक्साइड, हमसे बोल रहा है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसे एक ले लो CF2Cl2, तो ये अक्सर हमारे पास रेडिकल जनरेट कराते हैं, CF2Cl रेडिकल और Cl रेडिकल। अब जो ये Cl रेडिकल बने ये जाकर के कुछ उथल पुथल करते हैं, ये ओजोन को कन्वर्ट कराते हैं O2 प्लस ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Cl एक रेडिकल उस ऑक्सीजन के साथ जो दो अनपेयर्ड हैं एक अनपेयर्ड के साथ कंबाइन हो जाता है, बनाता है ClO रेडिकल। अब ये जो ClO रेडिकल है ना, ये जो ClO रेडिकल है, ये अब उल्टा काम क्या करते हैं, अब ये फिर से वही ऑक्सीजन जो ओजोन है वो कन्वर्ट होगा O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में, उसी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ अब इसके पास तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर ये जो ClO है फर्दर अगर ये रेडिकल में टूटे, Cl रेडिकल और अलग अलग होना चाहे, मतलब जो ये ClO रेडिकल है ना वो अगर अलग होना चाहे तो ऐसे ही तो अलग होगा, Cl रेडिकल और ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन आपस में मिलकर के बना लेगा O2, तो O2 गैस उड़ जाते हैं, O2 गैस उड़ जाते हैं और बनता है Cl रेडिकल। तो अब वो ClO2 नहीं बनाता, ठीक, कभी ऐसा नहीं कि वो कोई कंपाउंड दे दे, ये सब रेडिकल का काम रेडिकल रेडिकल में ही चलने लगता है, ऐसा नहीं कि क्लोरीन डाइऑक्साइड बन रहा होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। बस वो ओजोन लेयर जो है ना वो O2 में कन्वर्ट होता चला जाता है।
तो इसीलिए तो डिप्लेक्शन होता चला जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यही तो करते हैं। फिर से वो Cl रेडिकल मिला, वही नौटंकी करेगा Cl रेडिकल, जो नेसेंट ऑक्सीजन मिलेंगे उनके साथ कंबाइन होगा, ClO रेडिकल बनाता है, और ये ClO रेडिकल फिर से वही नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के O2 बना देते हैं, और Cl रेडिकल फिर से जनरेट हो जाता है। यही काम बार बार चलता रहता है, यहाँ पर ClO2 नहीं बनता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। थोड़ा सा ज्ञान भी मिला होगा तुम्हें, ज्ञान ले लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है 7 नंबर, बस हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल गैस। जब भी कभी एग्जाम में ये सब मिले, इनकरेक्ट गलत पूछना है। अच्छा, तो ध्यान से अगर तुम देखो, अगर तुम्हें जय माता दी जैसा अगर स्टाइल तुम्हें चाहिए, तो तुमको डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर और डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, दो ग्राफ डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर में दिया है, एक दिया है ऐसा और एक दिया है ऐसा। अब दोनों तो सही हो नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही बेकार हो गए। अगर तुम मान लो तुम्हें कुछ नहीं पता है, डेंसिटी और टेम्परेचर में ही दो ग्राफ है, वो भी और ए और सी दोनों ही। अब एक में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रहा है और एक में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब दोनों कैसे हो सकता है, कोई एक होगा, इसका मतलब कोई एक गलत होगा। तो इस बार जो एनटीए एग्जाम करा रहा है ना, या जब से भी एनटीए एग्जाम करा रहा है, वो क्वेश्चन में लेवल नहीं आ पाता कि जो होना चाहिए रियल में। अगर तुम 25 क्वेश्चन पूछ रहे एक घंटे में, तो या तो वो रट्टाफिकेशन क्वेश्चन दे देते हैं, बहुत रट्टा की याद है तो करो, नहीं तो जय माता दी। और या फिर वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस भी है, तो वहां से भी देखो 50% तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब देखना है या तो ए गलत होगा या तो सी गलत होगा। चलें, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा दें, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो प्रेशर इक्वल्स टू, मोल को क्या लिखते हैं, मोल को लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और इधर से वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, ये आरटी। वेट अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पीएम, इधर से आर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पीएम बाई आर टी। तो देखो जब डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाओगे, डेंसिटी वर्सेस, ये डेंसिटी होगा पीएम बाई आर टी, ये आर टी नीचे जाएगा, इसको फिर से लिख देना, डेंसिटी इक्वल्स टू पीएम बाई आर, और टेम्परेचर आएगा नीचे ये। तो जब तुम बनाओगे डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर में, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकता, वो मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये करेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है, मतलब सी पार्ट हो जाएगा आंसर। क्यों, स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। स्ट्रेट लाइन बनाना है तो डेंसिटी वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर में होगा, जो कि तुम्हें बी ऑप्शन में दिया है। तो वो तो करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट टाइम में उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था, जेई में ही पूछा था, और इस बार फिर उन्होंने सेम ही क्वेश्चन पूछा है। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्व। अगर तुम ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़ लो, बटर है, बटर तो सॉलिड नाम में नहीं आता। पेंट्स हैं, पेंट्स भी सॉलिड नहीं होता। केक है, वो भी तो सॉलिड जैसा नहीं होता। तो बचा क्या, जेम स्टोन, स्टोन है, वही सॉलिड है, वही आंसर है, सॉलिड आंसर है सेकंड पार्ट। 9 नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, जेई के लिए एक हिसाब से ठीक माना जा सकता है, लेकिन ये नीट के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि जेई में तो अभी टाइम ज्यादा मिलता है, उसको और थोड़ा अच्छा देना चाहिए था। चले आए, हमसे क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन है, इसके लिए अगर एन देखना चाहोगे तो 2 होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, कॉपर 0 से 2 प्लस में जा रहा है तो 2। कॉपर 2 प्लस और Sn 2 प्लस दोनों ही 1 मोलर है, इसका मतलब जब तुम Q की वैल्यू निकालोगे तब तो 1 होगा, क्योंकि कॉपर 2 प्लस डिवाइडेड बाई Sn 2 प्लस वही होगा Q। Q क्या, रिएक्शन कोशिएंट, तो वो तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल, क्योंकि वो लॉग वाला टर्म तो पूरा जीरो ही बना देगा। अच्छा, अब हमसे बोल रहा है फाइंड्स गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी चाहता है। तो बोलेंगे डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट तो सेम ही होगा भाई, क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 है, जैसे ई नॉट के बराबर है तो डेल्टा जी नॉट के बराबर होगा, और कितना हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। तो बस हमें एन पता है, 2 एफ की वैल्यू कितना रखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड तो अलग से दिया नहीं है, तो वही लिखेंगे 96500 कूलाम। जब हम लोग एन नंबर में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को, एफ लिखते हैं कूलाम में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ई नॉट है सेल का उसको लिखते हैं वोल्ट में, तो नेट में एनर्जी किस में मिलता है, जूल में। हमें किलो जूल में चाहिए तो अल्टीमेटली 1000 से डिवाइड भी कर देंगे। तो एन की वैल्यू इतना हो गया, ये इतना हो गया। ई नॉट कितना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कौन रिड्यूस हो रहा है, एस एन। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एस एन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.16, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर एनोड जैसा काम कर रहा है, तो वो हो जाएगा -0.34, ये हो जाएगा अपने पास। बस इन्हीं को रखो, ये तुम्हें मिलेगा जूल में, इंटू 10⁻³ कर लो तो ये मिल जाएगा किलो जूल में। सॉल्व कर लोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा, कितना मिलता है आंसर,
लगभग तुम्हें आंसर मिलेगा ये सॉल्व करने पे 1। बस इसी को सॉल्व कर लोगे, तुम्हें ये देख लो तुम्हें ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना मिल जाता है। ये तो हो जाएगा माइनस का 0.50, और उधर 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और वो भी 10 में। माइनस का 0.50 होगा और उधर से वो, तो ये नेट में हो जाएगा हमारे पास 96500, और ये 2 और ये 0.5 कितना हो जाएगा 1, और इधर से 10⁻³ तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 96.500, 96.500 किलो जूल। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 96.5। समझ में आया ना? अल्टीमेटली तुम्हें वो कैलकुलेशन चाहिए थोड़ा सा, 96.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डिटॉल हो। लो, अब डिटॉल हमें पता तो है कि हाथ धुलना है, डिटॉल से बार बार सुनना धुलना है, लेकिन अब डिटॉल होता क्या है स्ट्रक्चर, तो याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि हमारे पास फिनॉल हो, उसके मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगे हो और पैरा पे लगा हो क्लोरीन। ठीक, इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हैं 4 क्लोरो, और ये अगर तुम नंबरिंग दोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो 3 5 डाइमिथाइल फिनॉल। ये इसका आईपेक नेमिंग भी ध्यान रख लो भाई, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार फिर से 4 क्लोरो 3 5 डाइमिथाइल फिनॉल डिटॉल याद रख लो, क्योंकि एनटीए पूछ रहे हैं तो हो सकता है अगले पेपर में ये पूछ लें। जैसे इस बार एग्जाम में यही किया है। लास्ट ईयर अपने पास जेई वालों ने पूछा था पेनिसिलिन में, जिसमें स्ट्रक्चर नहीं दिया था, हमसे पूछ रहा पेनिसिलिन में बताओ कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर होंगे। इस बार फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है, बस इस बार उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया था। तो कब उनका सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो डिटॉल याद रख लेना, 4 क्लोरो 3 5 डाइमिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो करेक्ट स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा तुम्हें, देख लो सेकेंड पार्ट, यही है इसका स्ट्रक्चर। 4 क्लोरो है, ना 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 ना, ये नहीं, मेटा पे लगा होना चाहिए था, सी पार्ट। 4 क्लोरो 3 5 डाइमिथाइल फिनॉल। ठीक है, चल आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा था आईपेक नेम बता दो। अगर तुम ध्यान से देखोगे इसका आईपेक नेमिंग, तो हम क्या बोल सकते हैं इसका आईपेक नेम। नंबरिंग तो तुम्हें यहीं से करना पड़ेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप 2 इधर ही चलना पड़ेगा, 3 4 5 और इधर 6। क्या बोलेंगे 5 पे फॉर्माइल, तो बोलेंगे हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक तो यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल, तो पहले यही आएगा फॉर्माइल, तो क्योंकि अल्फाबेटिकल में तो वही पहले आता है, तो 5 फॉर्माइल 2 मिथाइल हेक्स 3 इन 3 इन ओइक एसिड, 3 पे इन डबल बॉन्ड लगा है ओइक एसिड, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर, अक्सर जेई में रिंग एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड भी रहता है कि आना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। आओ भाई देख लेते हैं क्या है। ये तो हाइड्रोलिसिस है एल्कीन का, हमारे पास है ये और ये, ऐसे 5 बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, माइनस के साथ वो H प्लस अटैच हो जाएगा, हमें मिलेगा एक कार्बोकेटाइन। अब जैसे कार्बोकेटाइन मिले अंदर एक खलबली, काहे की खलबली, खलबली ये कि ये रिंग एक्सपेंशन कराएगा। कैसे कराते हैं, प्लस के पास वाले पे प्लस, दूर वाले पे माइनस, बोलते हैं पुराने प्लस माइनस तोड़ दो, नए प्लस माइनस जोड़ दो, तो 6 मेंबर की रिंग हो जाएगी, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। 6 मेंबर की रिंग, जी हाँ। और देखो प्लस चार्ज कहाँ बचेगा, इस कार्बन के पास, मतलब जहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होगा, और एक और मिथाइल ग्रुप होगा उसी के पास में, हाँ लेकिन वहां पे नहीं लगा होगा, तो ये प्लस बचेगा। आप एल्कीन बना सकते थे हीट करने पे, लेकिन एल्कीन कहीं बनाया नहीं है, तो हम वैसे भी अब ये तो केवल हाइड्रेशन है एल्कीन का, क्योंकि एल्कोहल सब जगह पे बनाया है, तो यहीं पे OH दे दो, यही मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, यहीं पे आ जाएगा OH। बीच में गोला नहीं, नहीं तो नंबर गोला हो जाएगा, ये तो यहीं पे OH लगा दो बस। तो हमारे पास 6 मेंबर की रिंग होगी और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल जाएगा। 12 का आंसर SSC पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अगर कुछ लोगों ने फुल टेस्ट दिया हो, जिसको मैंने अभी ओपन रखा था सबके लिए, उसमें मैंने सेम तरीके से ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि बताओ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो HCN की रिएक्शन है। तो हमें देखना होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड के पास जितना ज्यादा अब देखो सब जगह पे तो एल्डिहाइड है, तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज की डेंसिटी होगा CO पे, उतने ही आराम से जो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच करेगा इसके पास और पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा देगा। तो हमें देखना होगा कहाँ पर। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ये तो बेकार है, ये भी बेकार है, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे और इसके पास तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजेंगे ऑर्थो पैरा पे। वैसे तो ये ऑक्सीजन थोड़ा सा खींचेगा,
अपने मेटा पे लगा है ना, उसके उसके मेटा पे लगा है, वो अपने ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, मेटा वालों से खींचेगा, लेकिन उतना थोड़ी ना खींच पाएगा जितना NO2 खींचते हैं। कौन सा NO2 ज्यादा खींचेगा? ये वाला, क्योंकि ये पास में है। अगर ऐसा है, अभी ये कोई गारंटी नहीं कि एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि किसी के पास पेपर तो है नहीं एग्जैक्ट में, लोगों को जो याद होता है वही क्वेश्चन हम लोग को मिल पाए। तो अब अगर मान लो ये पैरा है और ये मेटा है, तब भी हमारे पास ऑर्थो है, तो कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट पार्ट, क्योंकि NO2 अपने ऑर्थो पैरा से बहुत अच्छे से खींचते हैं और ये पास में लगा है तो ये ज्यादा ही कुछ अच्छे से खींच पाएगा, तो ए पार्ट होगा ज्यादा रिएक्टिव। अगर ऑर्डर बोलना होता तो ए सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी और फिर होता डी। अगर यही चार ऑप्शन रहे होंगे तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही था, ये ध्यान में रखना, बस ऑप्शन हो सकता है थोड़ा इधर उधर खिसक गया हो। आंसर क्या हो जाता है उसका? ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बहुत बार, ठीक, और कई बार तुम्हें टेस्ट में भी मिल चुका है, उतना टफ नहीं लगना चाहिए। क्या है? फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस रिएक्शन। चलो भाई ठीक है, देख लेते हैं। HBr से रिएक्शन कराओ तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, वो भी H+ को देगा, उससे भी रिएक्शन होगा, और साथ में और किससे रिएक्शन करेगा वो? जो HBr की रिएक्शन कराओगे, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, प्लस लग जाएगा Br, माइनस लग जाएगा H। तो जब तुम A बनाने जाओगे ना, तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पे तो बेंजीन रिंग पे OH आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग पे ही OH आना है, वहां से ऑक्सीजन निकल के भाग नहीं सकता, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पे लगेगा Br, यहाँ पे Br लग जाएगा SN2 मैकेनिज्म से, यहाँ पे आ जाएगा Br और ये CH3 लटका रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास A। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे OH लगा है, ये Br, तो यही करेक्ट है, हमसे करेक्ट ही पूछा था, तो आंसर तो हो गया। लेकिन आगे चलें, अब KOH दे करके मेनली एल्कोहलिक KOH हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ से देखो, यहाँ से Br, यहाँ से H, ये HBr निकल जाए, यहाँ से Br, यहाँ से H, ये HBr निकल जाए, क्योंकि कंजुगेशन में मिल जाएगी हमारे पास एल्कीन। तो हमें जो मिल जाएगा वो थोड़ा सा मैं नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ से जब तुम रिएक्शन कराओगे तो हमें मिल जाएगा AOH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे कंजुगेशन में डाइएन मिल जाएंगे इधर। अब तुम ओजोनोलिसिस करा रहे, देखो अगला स्टेप क्या है अपने पास? ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो बस पाई बॉन्ड तोड़ दो, ओलो ओलो निकल लो, चलो ये। तो क्या होगा? एक फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा, बीच में एक ग्लाइऑक्सल मिल जाएगा और यहाँ पे CHO लग जाएगा। तो जो हमारा फाइनली बनेगा वो होगा ये बेंजीन रिंग, एक तरफ लगा होगा OH, एक तरफ लगा होगा CHO, और एक मिलेगा ग्लाइऑक्सल और एक मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट C, यहाँ पे ये तो CH2OH जैसा लिखा था, ये CH2OH जैसा, तो ये तो होगा नहीं, CH2OH थोड़ी ना मिलेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा। और प्रोडक्ट बी जो मिला है वो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा प्रोडक्ट बी में, तो यहाँ पर भी ये होना चाहिए था, तो ये गलत है। हमसे पूछा है प्रोडक्ट ए, वही प्रोडक्ट ए क्या ऐसे होगा, इस कार्बन और इस कार्बन पे ब्रोमीन लगा होगा? नहीं नहीं, यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी जिन्होंने मेरा वीडियो देखा हो, अभी कुछ दिन पहले इसी पे ही और बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2 जाकर के देख कर के आओ, मैंने यही क्वेश्चंस ऐसे ही करा रखे हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने ऐसे नॉर्मली अगर लिखें इसका स्ट्रक्चर, तो CHO, CHOH होल 4 और CH2OH। तो जब हम HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? ऊपर जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है CHOH, और जो ये नीचे हैं प्राइमरी अल्कोहल वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये क्या बना लेते हैं? सैकरिक एसिड, जिसको इसके लिए तो ग्लूकोज के लिए इसको बोल देते हैं ग्लूकारिक एसिड। और ये Ac2O क्या करता है बताया है, चाहे तुम एसिटिक एनहाइड्राइड लिखो या एसिटाइल क्लोराइड लिखो, क्या करता है वो? जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा उसमें जो एल्कोहल वाले OH होंगे, उनके पास से, एल्कोहल वाले OH के पास से H को रिप्लेस करा करके क्या लगा देता है वहां पे? AC। तो जितना तुम्हारे पास OH होगा, तो यहाँ पे जब तुम HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो कितने OH बचेंगे? 4 ही तो OH बचेगा एल्कोहल का। तो कितने AC2O लगेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड लगेगा, तो बोलेंगे 4, यहाँ पे 4 एसिटिक एनहाइड्राइड यूज हो जाएंगे। दूसरे में बोल रहा नहीं हम ग्लूकोज में डायरेक्ट एसिटिक एनहाइड्राइड देना चाहते हैं, तो फिर तो ग्लूकोज में हमारे पास नॉर्मली ओपन चेन फॉर्म की बात हो रही होगी इधर। तो कितने होते हैं? 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो टोटल 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं।
5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे तो 5 लग जाएंगे AC2O। हाँ तो 5 लग जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 5। और जब तुम H2Ni दे दोगे तो ये एल्डिहाइड फिर से रिड्यूस हो जाएगा कहाँ, CH2OH में, और हमारे पास CHOH मिल जाएंगे कितने, 4, और फिर CH2OH। तो यहाँ पे कितने OH हो जाएंगे, 6 OH हो जाएगा, और 6 OH हो गया तो हमें 6 लग जाएंगे, तो 4 5 6। हाँ कौन सा आंसर, सी। एसिटिक एनहाइड्राइड कितना लगता, OH को, OH में H को हटा करके AC लगते हैं, वो डिपेंड करेगा कितना तुम्हारे पास OH है, एल्कोहल वाला ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था इंटीजर टाइप में, बस उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं दिया था। इस बार शायद उन्होंने सोचा हो कि लॉकडाउन में सब भूल गए होंगे, इसलिए उन्होंने दे दिया। पूछ रहे हैं बताओ इसमें कायरल सेंटर, देखो ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है, और ये वाला कायरल है। कितने कायरल सेंटर, 3। पेनिसिलिन, ठीक, ध्यान रखें। रट डालेंगे क्या, नहीं भाई, ऐसे क्वेश्चन याद करके जाओगे तो पूरा केमिस्ट्री का तुम्हें जो लॉजिक है वो तो सब भूल ही जाओगे। इन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया था, इस बार स्ट्रक्चर दे दिया था, 3 हो जाएंगे हमारे पास कायरल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 17, आसान सा क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है बेंजाइल अमीन में बी एल्काइलेटेड एज सोन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, यहां से जो बेंजाइल अमीन है उसका एक H हटा करके वहां पे एल्काइल ग्रुप लगा दिया। हमसे बोल रहा है कि SN1 मैकेनिज्म से अगर हम कराना चाहें ये सब काम, तो कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। तो बोलेंगे भाई ठीक है, अगर तुम SN1 मैकेनिज्म कराना चाहते हो तो SN1 मैकेनिज्म हम लोग कैसे कराना चाहते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। तो देख लो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ मिलेगा, पहले में कार्बोकेटाइन CH3+, दूसरे में तो बेंजाइल बेंजीन पे ही कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ये तो कभी ना बनाओ, सबसे बेकार है। C6H5CH2+, ये बनेगा थर्ड में बेंजाइल कार्बोकेटाइन, क्या बात है, रिंग के अंदर झमाझम रेजोनेंस करेगा, यही होगा आंसर। लास्ट वाला क्यों नहीं होगा है, लास्ट वाले में केवल HC हाइपर कंजुगेशन का मजा मिलेगा, और जो रेजोनेंस में मजा है वो HC हाइपर कंजुगेशन में कहा, आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। ठीक है, 17 के आगे चलें, 18 नंबर। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ऑड है, इतना ज्यादा ये पूछा नहीं जाता कंपटीशन एग्जाम्स में। कहाँ गए भाई, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ ब्लीचिंग पाउडर। मतलब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा जब अमोनिया रिएक्शन कर ले ब्लीचिंग पाउडर से, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर तुम इसको हीट करोगे तो ये CaCl2 और नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, और वो नेसेंट ऑक्सीजन अमोनिया में जो नाइट्रोजन -3 में है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, और खुद चले जाते हैं CaCl2, और गंगा जल तो निकलेगा ही, वो हाइड्रोजन जाएगा कहाँ। ठीक है, तो हमें मिल जाता है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन गैस। अमोनियम क्लोराइड तो यहाँ मिलने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, हाइड्रोजन और NCl3 भी नहीं मिलता इधर। ठीक है, आंसर ए पार्ट। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, सोचो इतना लल्लू क्वेश्चन जेई में कैसे आ सकता है, और 25 क्वेश्चन है, 1 घंटे हैं, इतना लल्लू क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, लेकिन है तो अब क्या करोगे। सल्फाइड ओर, ठीक, सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा हर एक इंसान जानता है, जो केमिस्ट्री ना भी पढ़ता हो शायद वो भी जानता होगा। अगला बोल रहा है विच मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। अगर जिसको मान लो कोलाइडल या सरफेस केमिस्ट्री से थोड़ा दिक्कत हो, अब देखो सरफेस केमिस्ट्री से उन्होंने दो क्वेश्चन पूछ लिया इधर, एक वो आइसोथर्म वाला X/M वाला, और एक ये, लेकिन दोनों ही आसान है। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, मॉन्स प्रोसेस क्या यूज होगा, हे भगवान मॉन्स प्रोसेस कहाँ, मॉन्स प्रोसेस तो रिफाइनिंग का प्रोसेस था जो हम लोग यूज करते थे। वैन आर्कल प्रोसेस होगा क्या, नहीं वो भी नहीं होगा, सेकेंड प्रोसेस जो यहाँ पे लिखा है। अच्छा थर्ड होगा क्या, हुब्स प्रोसेस, नहीं ये एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में यूज होता है। और क्या ये लास्ट वाला होगा, अब वही होगा, और कौन होगा, ब्रेडिक्स प्रोसेस। इसके बारे में अगर मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन दूं तो जो कम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, कम रिएक्टिव, जैसे हमारे पास गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ठीक, जो हमारे पास मरकरी है, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनका अगर कोलाइडल सोल्यूशन बनाना हो तो इन बाबा का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट 21 नंबर देख लो भाई, हमसे पूछ रहा है ए कंपाउंड A ऑन हीटिंग गिव्स गैस B विच इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। अच्छा, हवा का सबसे ज्यादा वाला पार्ट है वो, तो हवा में ज्यादा पार्ट कौन मिलता है, नाइट्रोजन। अब आगे बोल रहा है क्या, बी ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ओ
अब तो यहाँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे उसने बोला है बियॉन्ड रिएक्शन विथ हाइड्रोजन गैस गिव्स बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। तो जब तुम N2 की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दो तो क्या बन जाता है? अमोनिया। और अमोनिया कैसा होता है? बेसिक। इसका मतलब नाइट्रोजन गैस मिल रहा होगा। तो हमसे पूछ रहा है देन कंपाउंड ए कैन नॉट बी। ओ लास्ट लाइन में ट्विस्ट है, हमसे पूछ रहा है ए नहीं हो सकता। कौन है जो ए नहीं हो सकता? तो बोलेंगे जो नाइट्रोजन नहीं देगा, पहला नाइट्रोजन देगा। और ऐसे तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे भी कर लेने चाहिए, व्हिच वन इज ऑड। पहला दूसरा तीसरा नाइट्रोजन गैस देगा, जबकि चौथे वाले को हीट करोगे वो तो लेड का ऑक्साइड देगा, पीबीओ, जिसको लिथार्ज भी बोल सकते हैं। रेडिश ब्राउन कलर का NO2 लिबरेट कराएगा और हमें जिंदा रखने वाली गैस देगा ऑक्सीजन। यहाँ नाइट्रोजन गैस नहीं मिलेगा। विच वन इज ऑड करके भी हो सकता है, आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22। बहुत बहुत ज्यादा लल्लू था ये वाला पेपर, बहुत ज्यादा आसान था। मतलब इतना ज्यादा आसान पेपर जेई के लिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, खास करके इतना लल्लू सा क्वेश्चन। क्या बोला है? CrCl3.6H2 solution is treated with an excess of AgNO3 solution, then 3 moles of AgCl is obtained as precipitate, then the formula of the complex। तो 3 Cl बाहर होना चाहिए, पार्ट आंसर सिंपल, ज्यादा डिस्कशन की इसमें कोई बात ही नहीं है। 3 AgCl प्रेसिपिटेट में मिलता है, इसका मतलब यही है कि 3 Cl बाहर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। Uncertainty in position of 0.25 gram of particle is 10 to the power minus 5 meter. Then uncertainty in its velocity. वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या होगा? तो हाइजेनबर्ग बाबा हमें बता गए थे कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो h/4 से ज्यादा ही होता है। अच्छा, तो मोमेंटम में पोजीशन में जो चेंज के लिए दिया है अनसर्टेनिटी का दिया है वो कितना? 10 to the power minus 5। मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इंटू वॉल्यूम, और ये ज्यादा होना चाहिए h/4 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 to the power minus 5, मास तो दिया है 0.25, लेकिन अगर तुम h की वैल्यू लिखोगे जूल सेकेंड में तो पक्का तुम्हें इसको लिखना पड़ेगा किलोग्राम में, तो इंटू 10 to the power minus 3 इंटू वॉल्यूम का चेंज, ये वॉल्यूम नहीं है, इंटू uncertainty in velocity should be greater than or equal to h/4 pi। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगा वो ज्यादा होना चाहिए। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 4, पाई की वैल्यू 3.14 और 10 to the power minus 5 इधर आ जाएगा, ये 0.25 और इंटू 10 to the power minus 3। तो ये कट कुटा के तुम्हें सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2.108 समथिंग करके इंटू 10 to the power minus 26। बड़े आराम से तुम देख सकते हैं, कैलकुलेशन ही है यहाँ पे। ये दोनों मिलकर के कितना बना देंगे? ये दोनों मिलकर के बनाएंगे तुम्हें 100 जैसा, तो वो 1 बन जाएगा। तो 3 से डिवाइड करना होगा, ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो देखो 2 पॉइंट समथिंग, और ये 10 पावर माइनस 5 10 पावर माइनस 3 तो 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा। 34 और प्लस 8 ऊपर जा करेगा तो कितना होगा? माइनस का 26 ही तो आएगा। बस आंसर बी पार्ट। ठीक है, चले, अच्छा सा क्वेश्चन था ये, मान सकते हैं ये अच्छा क्वेश्चन। चले, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन था, और अगर तुम्हें एच की वैल्यू भी ध्यान होनी चाहिए, शायद एग्जाम में नहीं दिया था। 24 नंबर, हर बार मैं अक्सर बोलता हूँ थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर ही यहीं से स्टार्ट करता हूँ। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। अगर तुम मेरे थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन जा करके देखो जो यूट्यूब में पहले से ही अपलोडेड है, सबसे पहला चीज अगर मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो वो ये, और इसी पे क्वेश्चन हर साल आता रहता है। हमसे बोल रहा है 90 ग्राम वाटर है अपने पास, उसको हीट कर रहे हैं। अच्छा, देन इट्स इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ वेपराइजेशन at 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। अच्छा, ये पूछा है तो हमें उसके लिए डेल्टा एच दिया भी है, तो बस आओ लिख लो, वाटर है उसको लेकर जाना है लिक्विड से वेपर में। अच्छा, वेपर में मतलब गैस में लेकर जाना है। कितना मोल? 90 ग्राम है, मतलब मोल कितना हो जाएगा? 5 मोल, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो 5 मोल, चलो तुम चाहो यहीं लगा लो, 5 मोल के लिए बात कर रहे हैं। तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा? 5 गैस प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट में कोई गैस ही नहीं है, तो डेल्टा एन हो जाएगा 5। और इंटरनल एनर्जी का चेंज हमें बताना है, तो हम बोलेंगे चलो लिखो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच पर मोल। ये तुम्हें 1 मोल का दिया है डेल्टा एच, तुम्हें कितने मोल का चाहिए? 5 मोल के लिए ना, तो इसको लिखना ऐसे 40.66 इंटू 5। ये डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू जो तुम्हें चाहिए प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन कितना? 5 आर। आर की वैल्यू तुम्हें अल्टीमेटली तो किलो जूल में चाहिए ना, ये वैल्यू किलो जूल में दिया है। हाँ, तो आर की वैल्यू लिखेंगे 8.31 इंटू 10 to the power minus 3।
टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में लिखोगे तो 373। बस थोड़ा देर बैठोगे, इस पे मेहनत करोगे, तुम्हें सॉल्व करने पे ये वैल्यू मिलेगा लगभग 187.8। मेरे कॉलेज का रोल नंबर 187, लगभग इतना ही। ठीक है, 24 आसान सा क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूले ध्यान हो, जेई का क्वेश्चन है तो चलता है इतना। ठीक है, चलो आगे चलें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे और हमारा हो जाएगा समापन यहाँ पे। क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अंडरगो रिटेंशन आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। रिटेंशन, इन्वर्जन, ये सब जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन होनी चाहिए उसमें कम से कम चिराल कार्बन हो। जो भी हमारे पास कंपाउंड हो, तुम चाहते हो कि OH माइनस से रिएक्शन हो, रिटेंशन हो जाए या फिर इन्वर्जन हो जाए, ये सब नाम कहाँ मिलते हैं, जब हमारे पास चिराल कार्बन हो। तो कहाँ पे चिराल कार्बन है, एक ही ऐसा कंपाउंड है, देखो थर्ड वाला, सेकंड वाला ऑप्शन CH3 CHBr C6H5, यहीं पे OH माइनस अटैक करेंगे। और नॉर्मली पहले अटैक नहीं करेंगे, SN1 मैकेनिज्म जब भी होता है तो वहां पे रिटेंशन वर्ड यूज होता है, रिटेंशन होगा उसके अबाउट। ठीक, तो ये तो पहले से चिराल कार्बन है जी हाँ। तो यहाँ पे प्लस चार्ज का आना बहुत आसान है, क्योंकि ये 3 HC हाइपर कन्जुगेशन, बेंजीन रिंग से स्टेबिलिटी भी मिलेगा तो Br अपने आप निकल जाए तो बनेगा एक कार्बोकेटाइन। हाँ, और कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद OH माइनस जाकर के उधर लग जाए तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, और बाद में फिर से चिराल बन जाएगा। हाँ, बाद में फिर से चिराल बन जाएगा, यहीं पे लगा लें बेंजीन रिंग। OH माइनस तो अल्टीमेटली Br की जगह पे आके लग जाएगा, तो यहाँ पे फिर से बन जाएगा ये चिराल कार्बन। पहले भी 2 फॉर्म रहा होगा, बाद में भी 2 फॉर्म रहेगा, रिटेंशन जैसा हो जाता है, यही हो जाएगा आंसर बी पार्ट। ठीक है, तो इसी के तरीके से हम लोगों ने ये बड़े आराम से 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत ही इजी पेपर था मेरे हिसाब से ये वाला, इससे ज्यादा इजी जेई में मुझे नहीं लगता और कुछ पूछा जा सकता था। ठीक, चलें कोशिश करेंगे कि हम लोग जितने भी हमारे पास जेई के क्वेश्चन हो रहे हैं तुम्हें हम प्रोवाइड कराते रहें। बस तुम्हें क्या काम करना है, देखते रहना है और क्या, मजे से पढ़ाई करते रहो। कंपटीशन एग्जाम की भगवान करे जब भी तुम्हारा नंबर आए एग्जाम का, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलें आज के लिए इतने रखते हैं, बाय।